जर्मनी के एकीकरण में हम बात करेंगे उसके चांसलर बिस्मार्क के योगदान की। ओटो वान बिस्मार्क एक अत्यंत योग्य और कुशल व्यक्ति था, लेकिन प्रजातंत्र में उसकी बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। दूसरे शब्दों में वह उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था और उसके इन विचारों का उल्लेख हमें रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेस में मिलता है। वह संविधान को घृणा की दृष्टि से देखता था और उसे केवल एक रद्दी का टुकड़ा ही समझता था। इसलिए जब फ्रैंकफर्ट की संसद के निमंत्रण पर उसे सम्राट बनने का प्रस्ताव प्रशा के राजा ने ठुकरा दिया तो उसे व्यक्तिगत तौर पर प्रसन्नता हुई थी। यद्यपि बिस्मार्क की ऑस्ट्रिया के प्रमुख व्यक्तियों और रूढ़िवादियों से मित्रता थी, फिर भी वह प्रशा के स्वतंत्र स्वरूप और नीति को प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था। उसने यह समझ लिया था कि तत्कालीन जर्मन संघ का गठन किसी सीमा तक असंतोषजनक था, इसलिए वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि किस प्रकार से संघ की प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रशा के समर्थन में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे प्रशा जर्मनी के एकीकरण के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सके। वस्तुतः बिस्मार्क जर्मनी की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी भी नीति को अपनाने में नहीं हिचकिचाया। उसने 1847 में राजनीति में प्रवेश किया और 1851 में बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इस दौरान उसके ऑस्ट्रिया संबंधी विचारों में भी परिवर्तन आया। अपने अनुभव के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एक मजबूत आधार नहीं दिया जा सकता। उसे बाद में रूस में राजदूत बनाकर भेज दिया गया, जहां उसने ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की। यह उसका पहला सफल कूटनीतिक कार्य था, जो कालांतर में उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसका उपयोग समय आने पर उसने फ्रांस के विरुद्ध सफलतापूर्वक किया। सितंबर 1862 में प्रशा के सम्राट ने उसे बर्लिन बुला लिया और उसे प्रशा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसे जिन परिस्थितियों में यह पद सौंपने का निश्चय किया था, उस समय सम्राट और संसद में सैनिक बजट को लेकर तनातनी हो रही थी। बिस्मार्क ने सम्राट को संबोधित करते हुए उस समय कहा, मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो उसने सैनिक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधि सभा से समझौता करने का प्रयत्न किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हो पाया तो उसने प्रतिनिधि सभा की अवहेलना करते हुए केवल उच्च सदन यानी राज्यसभा से बजट पास करा लिया और सैनिक सुधारों के लिए आवश्यक धनराशि जुटा ली। 1862 और से लेकर 1866 तक इसी प्रकार केवल उच्च सदन द्वारा बजट पास किया जाता रहा। वास्तव में यह उसका कार्य अवैधानिक था, लेकिन राज्य की आवश्यकता को सर्वोपरि मानकर उसने प्रचलित विधान की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस प्रकार बिस्मार्क अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो गया और संसदीय व्यवस्था केवल नाम मात्र की ही बनी रही। उदारवादियों के सिद्धांतों का खंडन करते हुए बिस्मार्क ने अपनी नीति को 1862 में कहा, जर्मनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। रक्त और लौह की नीति का अभिप्राय उसने समझाया। इस नीति के पीछे प्रशा की साम्राज्यता की नीति का परंपरा का प्रभाव विद्यमान रहा और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में मुख्य आधार बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति ही रही, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी सत्ताधारी यूरोपीय राजमंडल स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए शक्तिहीन प्रशा और शक्तिहीन जर्मनी एक तो एकीकरण में ही असमर्थ रहेगा और दूसरा एकीकरण हो भी गया तो निर्माण की दृष्टि से जर्मनी शक्ति के
अभाव में सदा पिछड़ा रहेगा। इस प्रकार बिस्मार्क का उद्देश्य बन गया प्रशा को शक्तिशाली बनाना, जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना और जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि राज्य के समस्त साधनों पर उसका अधिकार हो। उसका यह अटूट विश्वास था कि राजतंत्र का एकमुखी मार्ग ही जर्मनी की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसलिए उसने राजतंत्र के केंद्र बिंदु पर ही समग्र जर्मनी की राष्ट्रीयता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे बहुत से आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वह बड़े साहस और लगन के साथ आगे बढ़ता गया। यद्यपि सम्राट स्वयं भी कभी कभी उसकी स्वेच्छाचारी नीति से परेशान हो जाता, लेकिन उसने प्रशा की सेना का पुनर्गठन करके उसे यूरोप में श्रेष्ठ बना दिया और फिर कूटनीतिक चालों द्वारा ऑस्ट्रिया को निर्बल बनाने की कोशिश की। उसने संपूर्ण कार्यक्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इस संपूर्ण प्रोसेस में इस प्रक्रिया में प्रशा की अस्मिता कहीं नष्ट नहीं हो जाए। वह प्रशा का बलिदान करने को तैयार नहीं था। जर्मनी की राष्ट्रीयता के शत्रु ऑस्ट्रिया और रूस में, जिनमें पहले से ही परस्पर मित्रता थी, अब क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप मनमुटाव हो गया और बिस्मार्क ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा, रूस को अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न किया। 1862 में जब पोलैंड ने विद्रोह किया तो उसने विद्रोह के दमन में रूस की सहायता की। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने रूस का सहयोग कर उसकी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। ऑस्ट्रिया का रुख पोल लोगों के पक्ष में होने के कारण रूस ऑस्ट्रिया से और अधिक अप्रसन्न हो गया। और जहाँ तक फ्रांस का सवाल था, फ्रांस में नेपोलियन तृतीय का रुख राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। उसने फ्रांस के साथ भी व्यापारिक मित्रता करके उसकी भी मित्रता प्राप्त कर ली। इसके बाद आता है जर्मनी एकीकरण का प्रथम चरण। वह था डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन का समझौता। श्लेज़विग और हॉल्स्टाइन नाम की दो रियासतें डेनमार्क के अधीन थीं। ये दोनों डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्थित थीं। हॉल्स्टाइन जहाँ एक और जर्मन संघ का सदस्य था और यहाँ की जनता भी जर्मन थी, लेकिन श्लेज़विग में जर्मन बहुमत तो था, लेकिन वहाँ डेन लोग भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। डेनमार्क का शासक धीरे धीरे इन रियासतों को डेनमार्क में पूरी तरह से मिलाना चाहता था, लेकिन जर्मन लोग इसके खिलाफ थे। 1852 में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने इन रियासतों पर डेनमार्क की सत्ता इस शर्त पर मानी थी कि वह पूरी तरह कभी भी इनका विलय नहीं करेगा। लंदन की संधि का लगभग अगले 10 वर्षों तक सभी ने पालन किया, किंतु 1863 में श्लेज़विग हॉल्स्टाइन का प्रश्न फिर से उठा और डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने अपने नए संविधान के तहत 1863 में हॉल्स्टाइन को पूरी तरह डेनमार्क में मिला दिया और श्लेज़विग को सहायता दी। इसके बाद 1863 में ही नया शासक क्रिश्चियन सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने भी फ्रेडरिक सप्तम की व्यवस्था को स्वीकार किया। ऑगस्टिनबर्ग के ड्यूक के पुत्र फ्रेडरिक ने लंदन संधियों के विरुद्ध इन डचियों पर अपने अधिकार पेश किया और इस विरोध का वह नेतृत्व करने लगा। जर्मन राइट ने उसका समर्थन किया और संघीय सेना ने हॉल्स्टाइन पर अधिकार कर लिया। इन दो डचियों के प्रश्न द्वारा ही पहली बार बिस्मार्क की प्रगाढ़ राजनीतिज्ञ की अनोखी योग्यता प्रकट हुई। अब जर्मन राष्ट्र श्लेज़विग हॉल्स्टाइन को पृथक राजा के शासन अधीन जर्मन परिसंघ में शामिल करने का अभिलाषी हो गया। इसके विपरीत बिस्मार्क इन प्रदेशों को प्रशा में शामिल करने के अतिरिक्त उन्हें परिसंघ के विनाश तथा जर्मनी से ऑस्ट्रिया के बहिष्कार का साधन बनाना चाहता था। प्रशा के नाविक विकास के लिए ये डचियां बहुत उपयोगी थीं।
इसलिए वह किसी भी प्रकार से उनको प्रशा में शामिल करना चाहता था। यदि वह अकेला ही डेनमार्क पर आक्रमण करता तो ऑस्ट्रिया अवश्य अवश्य उसका विरोध करता। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को मिलाकर उसकी सहायता से अपना काम निकालना चाहा। 1864 जनवरी में उसने ऑस्ट्रिया से एक समझौता किया, जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि वे जर्मन डाइट अथवा अन्य जर्मन राज्यों के हस्तक्षेप के बिना डचियों की समस्या को हल करेंगे। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा की यह मैत्री बिस्मार्क की पहली विजय थी। ऑस्ट्रिया के शासक को डेनमार्क के शासक को ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर एक नया अल्टीमेटम दे दिया। जहां एक और डेनमार्क को इंग्लैंड से सहायता मिलने की आशा थी, इसलिए उसने अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की। फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण किया, लेकिन डेनमार्क को कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई और वह पराजित हो गया। वियना संधि के अनुसार डेनमार्क को श्लेज़विग होल्स्टाइन के साथ ही लावेनबुर्ग की डची ऑस्ट्रिया और प्रशा के संयुक्त अधिकार में छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच इस संबंध में लंबा और गहरा मतभेद चलता रहा कि डचियों पर अधिकार किसका हो और उनकी क्या व्यवस्था की जाए। ऑस्ट्रिया चाहता था कि दोनों डचियां ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक फ्रेडरिक को सौंप दी जाए, लेकिन बिस्मार्क की इच्छा इन डचियों पर अपना अधिकार करने की थी। बिस्मार्क ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली और गेस्टाइन नामक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि 14 अगस्त 1865 में हुआ। इस समझौते के अनुसार लावेनबर्ग की डची प्रशा को बेच दी जाए, श्लेज़विग प्रशा के पास रहे और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के अधिकार में रहे। कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रशा का संयुक्त अधिकार मिल गया। गेस्टाइन समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। बिस्मार्क की डचियों का प्रश्न जर्मन परिसंघ सभा से बिल्कुल हटा दिया गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन अवश्य मिला, लेकिन वहां की जनता जर्मन थी और वह प्रशा की सीमा से सटा हुआ था। ऐसी स्थिति में वहां ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष फैलाने, उपद्रव कराने और उसे भड़काने की बिस्मार्क को अच्छी सुविधा प्राप्त थी। डेनमार्क को दोनों डचियों से बाहर करने तथा उन्हें ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच परस्पर बांट लेने के साथ ही जर्मन एकीकरण का पहला चरण समाप्त होता है। विश्व ने पहली बार बिस्मार्क की विदेश नीति का व्यवहारिक स्वरूप देखा और उसकी कूटनीतिक योग्यता का लोहा मान गया। इसके बाद आता है द्वितीय चरण, जिसमें ऑस्ट्रिया प्रशा तथा प्राग की संधि हम पढ़ेंगे। बिस्मार्क की योजना का दूसरा चरण गेस्टाइन समझौते के बाद शुरू होता है। उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सैनिक संगठन के साथ साथ उसने कूटनीतिक स्तर पर भी अभियान शुरू किया। उसने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बनाने की नीति का सहारा लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे दो तत्वों की आवश्यकता थी। पहला तो यूरोप में जर्मनी के लिए अनुकूल वातावरण और दूसरे अपने सम्राट का समर्थन और सहयोग। बिस्मार्क ने पोलैंड में हुए विद्रोह को दबाने में रूस की मदद की थी, इसलिए वह आश्वस्त था कि रूस उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। इंग्लैंड शानदार अलगाववाद की नीति पर चल रहा था, इसलिए उसे इंग्लैंड से भी यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप की आशा नहीं थी, किंतु उसे नेपोलियन तृतीय के बारे में चिंता थी और वह स्वयं बियारिज़ में 1865 में उससे मिलने गया। यद्यपि इस भेंट का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन नेपोलियन ने बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध होने वाले युद्ध में तटस्थ रहने का संभवतः आश्वासन दे दिया था। नेपोलियन को यह आशा अवश्य रही होगी कि इसका कोई न कोई मूल्य बिस्मार्क ज़रूर अदा करेगा। फ्रांस को संभवतः बेल्जियम या राइन से कुछ प्रदेश दिलाने की आशा बिस्मार्क ने दिखाई। इस समझौते के बाद बिस्मार्क ने इटली के प्रमुख राज्य
पीडमोंट सार्डिनिया से भी मित्रता करने का प्रयत्न किया। सार्डिनिया और प्रशा में अप्रैल 1866 में गुप्त समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि यदि प्रशा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दे तो इटली भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा, और विजय होने पर प्रशा ने इटली को वेनेशिया दिलाने का प्रयास किया वचन दिया। इसके बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर हॉलस्टाइन की जनता ऑस्ट्रिया के शासक से नाखुश थी और उधर ऑस्ट्रिया कील में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। अतः प्रशा ने जनवरी 1866 में ऑस्ट्रिया को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा कि वे आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दे। ऑस्ट्रिया ने विरोध में यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया की 1864 में हुई संधि अब समाप्त समझी जाए। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने श्लेज़विग और हॉलस्टाइन के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए जर्मनी की संघीय संसद को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रिया के संकेत पर संसद ने निर्णय लिया कि डेनमार्क से लिए गए तीनों प्रदेश ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाएं। बिस्मार्क ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि यह गेस्टाइन समझौते के विरुद्ध है, और ऑस्ट्रिया के जवाब का इंतजार किए बिना हॉलस्टाइन में 6 जून को प्रशा की सेना भेज दी। ऑस्ट्रिया की सेना पीछे हट गई। बिस्मार्क ने जर्मन परिसंघ के हर कार्य को अवैध ठहराते हुए संघ को भंग घोषित कर दिया। यद्यपि जर्मनी की छोटी रियासतें ऑस्ट्रिया के साथ थी, लेकिन प्रशा की तैयारी बहुत ही सुनियोजित थी। उसने पहले हैनोवर, हेस कासल और ड्रेसडेन पर अधिकार कर लिया, और सलेशिया से होकर ऑस्ट्रिया में भी उसकी एक टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। प्रशा चाहता था कि ये सभी सेनाएं बोहेमिया में एक साथ मिल जाएं और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करें। ऑस्ट्रिया को इस हमले में सफलता नहीं मिली और वह केवल इटली को हराने में सफल रहा। प्रशा की सैनिक शक्ति के लिए ऑस्ट्रिया टिक नहीं पा रहा था। युद्ध का निर्णायक संघर्ष सेडोवा में 3 जुलाई 1866 में संपन्न हुआ, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना हार गई। अचानक ही प्रशा ने युद्ध बंद कर दिया। उसके पीछे कई कारण थे। शत्रु की अभिशक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं होती। यदि युद्ध चलता रहता तो प्रशा के विरुद्ध एक गोपनीय गुट मिल जाता। फ्रांस को उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। नेपोलियन तृतीय दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करने को तैयार था। बिस्मार्क का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। उसने उत्तरी जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया। अब वह ऑस्ट्रिया के साथ ऐसा व्यवहार करना आवश्यक समझता था जिसके आगे चलकर ऑस्ट्रिया अपनी घृणा को भूलकर फिर से उससे बात कर सके। इसलिए 26 जुलाई को उसने निकोल्सबर्ग नामक स्थान पर संधि की वार्ताएं शुरू कर दी और 23 अगस्त 1866 में प्राग में एक संधि की, जिसकी प्रमुख धाराएं इस प्रकार थीं। ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन परिसंघ को समाप्त करने की स्वीकृति दे दी। दूसरा, हैनोवर, शेल्ज़विग, हॉलस्टाइन, हेस कासल आदि राज्य प्रशा में सम्मिलित कर दिए गए। ऑस्ट्रिया को युद्ध के हर्जाने के तौर पर 30 लाख पाउंड प्रशा ने दिए। और चौथा, प्रशा के नेतृत्व में मेन नदी में उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मन परिसंघ बन जाने की ऑस्ट्रिया ने स्वीकृति दे दी। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ इतना उदार व्यवहार क्यों किया। इसका पहला कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के साथ अधिक कठोर रुख करने पर यूरोप के अन्य देशों के हस्तक्षेप की संभावना थी। इसके अलावा अभी फ्रांस से भी युद्ध होना शेष था और उस भावी युद्ध में उसे ऑस्ट्रिया की तटस्थता की अपेक्षा थी। इस युद्ध से यूरोपीय इतिहास का एक नवीन अध्याय शुरू हो गया। प्रशा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। उसकी सीमाएं दूर तक फैल गईं
उसको कील का बंदरगाह मिल गया और संपूर्ण उत्तरी जर्मनी का संगठन करके प्रशा उसका अध्यक्ष बन गया। बिस्मार्क को यूरोप का प्रभावशाली राजनीतिज्ञ समझा जाने लगा। युद्ध से ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा और उसके साम्राज्य के संगठन पर भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि ऑस्ट्रिया का संबंध इटली से टूट गया और उसका एकीकरण लगभग पूर्ण हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरे चरण की ओर।